हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड चैप्टर। इधर से हम 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं रीनीट के अंदर। ठीक है, थ्योरी प्लस फार्मूला चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, एक शॉर्ट रिविजन रहेगा। तो चलिए लेट्स बिगिन, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सो चैप्टर को हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को। सबसे पहले हम टर्म एक पढ़ने वाले हैं जिस टर्म का नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ओके। इस टर्म को हम सबसे पहले पढ़ने वाले कि इलास्टिसिटी टर्म का मतलब क्या होता है। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि एक प्रॉपर्टी है, किस चीज़ की प्रॉपर्टी, एक मटेरियल। ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ड्यू टू विच बॉडी जो अपनी क्या करता है, रिगेन करता है अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को आफ्टर अगर हम रिमूव करेंगे एक्सटर्नल फोर्स। मटेरियल बाय विच हम लिख सकते हैं इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल। ओके, डेफिनेशन में लिख दी है कि ये ऐसा प्रॉपर्टी मटेरियल का होता है जिसकी वजह से बाय विच इट रिगेन्स इज ओरिजिनल शेप एंड साइज इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, या फिर जिसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। सपोज मेरे पास एक बॉक्स, कोई हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है ऐसा कुछ, और इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको खींचा है। इसकी इनिशियल लेंथ क्या थी, इसकी इनिशियल लेंथ एल थी। अब मैंने इसको यहाँ से भी फोर्स लगाया और यहाँ से भी इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने फोर्स लगाया। ओके, अब इसको जैसे ही मैंने खींचा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, सर इसका विड्थ थोड़ा कम हो जाएगा और लेंथ इसकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस बात है। अगर आप कोई रबर लेते हो उसको खींचते हो तो उसको भी, उसके साथ भी ऐसा ही चीज़ सिनेरियो में देखने को मिलता है। सो यहाँ पर इतनी इसकी इनिशियल लेंथ एल थी, यहाँ से यहाँ तक इसकी एल लेंथ होगी, और जो इंक्रीमेंट लेंथ में आया उसको मैं डेल्टा एल बता रहा हूँ कि चेंज इन लेंथ, और जो नई लेंथ है उसको मैं सपोज एल डैश बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, एल डैश। तो डेल्टा एल मेरे पास क्या होगा, एल डैश माइनस एल। ठीक है, बस ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना था थोड़ा। ओके, अब मैंने जब इसके ऊपर फोर्स लगाया था, फोर्स की वजह से हुआ क्या था, इस फोर्स की वजह से, जैसे मैंने फोर्स लगाया इसकी वजह से इसके अंदर एक्सपेंशन आ गया था, ये बढ़ गया था। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स मैंने इसको अप्लाई किया था। और इस एरिया को हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर। हमें पता होना, अगर इसका रेडियस हम आर लेंगे तो इसका पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। अब और एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, कोई भी अगर मैं यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया लूँ तो यहाँ पर कुछ फोर्स एफ डैश लग रहा होगा, और यहाँ से कोई यहाँ पर एफ डैश फोर्स, यहाँ पर एफ डबल डैश। तो ये सारे के सारे एफ डैश इज इक्वल टू एफ डबल डैश, ये सारे के सारे हर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे सेम फोर्स एफ लग रहा होगा। ठीक है, कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि फोर्स के अंदर चेंज वेंज होगा, हर की जगह सेम फोर्स लग रहा होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। जैसे मैं उस फोर्स को छोड़ूंगा ये वापस अपनी शेप को रिगेन करेगा, तो इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। या फिर जो फोर्स हमने अप्लाई किया था उसको कहा जाता है एक्सटर्नल फोर्स या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो ये वापस लगाता है फिर ताकि अपनी शेप को वापस लाए, तभी हम कहते हैं। ठीक है, इसको एक्सटर्नल या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स भी कहा जाता है। आगे आगे और क्लियर होता चला जाएगा। ओके, और एक चीज़ मैं यहाँ पर एक और चीज़ अगर आप याद रखो तो ये याद रख सकते हो, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो बराबर होता है एफ रिस्टोरिंग एक्सटर्नल, या फिर हम कह सकते हैं फोर्स जो डिफॉर्मिंग लग रहा है, डिफॉर्म करने के लिए जो फोर्स लग रहा है, इसकी शेप को डिफॉर्म करने के लिए, या फिर एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो जो होता है बराबर होता है रिस्टोरिंग फोर्स के। तभी जाके रिस्टोरिंग फोर्स के जब बॉडी अब खुद लगाती है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स खत्म हो गया, हमने बॉडी को छोड़ा, तो बॉडी क्या करेगी, खुद अब वापस की तरफ इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, सपोज एफ डैश, और एफ डैश एक्सटर्नल फोर्स एफ के बराबर। और ये जो एफ डैश फोर्स बॉडी लगा रही है अपने आप को रिस्टोर करने के लिए, उसको कहा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स। अब हमारे पास एक बॉडी होती है, उस बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। क्या कहा जाता है, रिजिड बॉडी उसको कहा जाता है। अब इस रिजिड बॉडी में क्या होता है, इस रिजिड बॉडी के अगर हम कितना भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, डिफॉर्मिंग फोर्स कितना भी लगाएं, इसके अंदर क्या होता है, नो चेंज इन शेप। ठीक है, इसके अंदर कोई भी शेप के अंदर चेंज नहीं आता। या फिर हम ऐसे बता सकते हैं कि ये ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर इन विच क्या, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच डिस्टेंस बिटवीन द any two points remains same, वो सेम रहता है। सपोज एक बॉडी इस तरह होगी, अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज मान लेते आर है।
अब एक रिजिड बॉडी होगी तो कितना भी फोर्स मैं यहाँ से लगा दूँ तो इसके अंदर फोर्स की वजह से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, तो डिस्टेंस भी इन दो पॉइंट्स के बीच में चेंज नहीं होगा, इन ए और बी के पॉइंट्स के बीच में। वहीं अगर मेरे पास और कोई बॉडी है, ए और बी इनके बीच में आर है, सपोज ये कोई ऐसी बॉडी है रिजिड बॉडी के बगैर और कोई बॉडी है, ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो नई बॉडी इस तरह बढ़ जाएगी, लेंथ में बढ़ जाएगी, तो उसके ए और पी के पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज होगा। तो लेकिन रिजिड बॉडी के अंदर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ समझ लिया। अब हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रेस। क्या उस कॉन्सेप्ट का नाम है? स्ट्रेस, STRESS। इस स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट भी करते हैं। अब इस स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस इज इक्वल्ड रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्ट्रेस को, ठीक है। उसी को कहा जाता है स्ट्रेस। मतलब किसी बॉडी की स्ट्रेस कितनी होगी मैं बताऊंगा, उसको इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा डिवाइड बाय, उसको कहा जाएगा स्ट्रेस, ठीक है। अब हम बताते हैं कि इक्विलिब्रियम, ये जो कंडीशन मैंने बताया था ना कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल रिस्टोरिंग, ये होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इधर पे कन्फ्यूज नहीं होगा, तो इधर पे मैं और लिखूंगा इस चीज़ को कि हमारे पास अगर कभी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बराबर आएगा एफ रिस्टोरिंग फोर्स की, ठीक है। ये किस कंडीशन में होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझ आ गया होगा कि अब कि अगर बॉडी रेस्ट पे, बॉडी कुछ नहीं करे, रेस्ट पे, अगर फोर्स अप्लाई किया तो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स भी सेम लग रहा होगा उसको शेप ऑफ लाने में, ठीक है, ठीक है। सो ये एफ, ये वाला फोर्स कौन था? इट इज़ अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसको हम नॉर्मली किसके बराबर लेते हैं? एफ एक्सटर्नल के ही बराबर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है। स्टैटिक बॉडी एक ही जगह होती है, ठीक है। कोई बॉडी मूव नहीं कर रही होती, दैट्स, अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती तब ये कंडीशन नहीं लगती, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर आता है कि विच इज़ मोर इलास्टिक, एक रबर मोर इलास्टिक है या फिर स्टील? कौन सा ज़्यादा इलास्टिक है? इलास्टिक हमने क्या बताया, ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की बाय विच इट रिगेन करता है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्टील है वो ज़्यादा इलास्टिक है एज कम्पेयर टू रबर। अब ऐसा क्यों हमने कहा, समझते हैं। सपोज स्टील है मेरे पास, स्टील को मैं बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, सपोज, ठीक है, लगा दिया फोर्स, तो इतना एक्सटेंड हुआ, उसके बाद अगर ये रिस्टोर होगा भी, कितना रिस्टोर हो सकता है? वापस इतना हो जाएगा रिस्टोर। वहीं अगर मैंने रबर को भी सेम फोर्स लगा दिया, लेकिन कुछ फोर्स के बाद ये टूट जाएगा रबर, तो इसका मतलब इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी ताकि वो रिगेन कर पाए अपनी शेप, वो इसके पास कम है, ठीक है ना। मतलब एक लिमिट ही एग्जिस्ट करता है, कौन है? रबर। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है, कि मटेरियल की प्रॉपर्टी कितनी है कि अपने आप को रिस्टोर कर पाए। वो किसकी ज़्यादा है? स्टील की, क्योंकि स्टील को कितना भी फोर्स लगे वो कोशिश करेगा फिर अपनी शेप को रिगेन करने की, वो टूटेगा नहीं जल्दी। लेकिन रबर की बात करें, रबर को थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा दिए, टूट जाएगा, तो वापस रिगेन अपनी शेप को नहीं कर पाएगा, दो टुकड़ों में कट जाएगा, ठीक है। तो अगर समझना भी होगा इलास्टिक लिमिट होता है कि, थोड़ा ऐसे ही बता देता हूँ, इलास्टिक लिमिट होता है, आगे पढ़ने वाले इसके बारे में कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है। मैक्सिमम स्ट्रेस को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। आप पॉइंट्स में यहाँ पर लिख देना, ठीक है। ओके, अब बस इतना याद रखो कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हो सकती है बॉडी के पास। फोर्स, इंटरनल फोर्स, मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लगा सकते हैं, कितना ज़्यादा लगा सकता है डिवाइड बाय एरिया, उसी को कहा जाता है स्ट्रेस। और स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है बॉडी की होगी, उसी को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। अब हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। और सबसे पहला मैंने यहाँ पर क्या लिखा है आप देखोगे, मैंने लिखा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या लिखा है मैंने? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस, जो आपने अभी पढ़ा है। मतलब जब कोई बॉडी होगी मेरे पास, सपोज इस तरह कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसका लेंथ एल है, उसको मैंने खींचा तो इसकी जो है लेंथ बढ़ जाएगी, तो हम बताएंगे इतनी कुछ लेंथ एल डैश हो जाएगी। तो इसमें एल डेल्टा एल इसके अंदर लेंथ के अंदर चेंज आया है, ठीक है, ओके। तो अब जब मैंने इसको खींचा तो इसके अंदर क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ, कि एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, ओके। इस केस में मुझे क्या देखने को मिला, इधर पे क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। अगर इधर पे एक्सपेंशन हुआ, इस केस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम क्या बताते हैं, कि जब कोई भी परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है एरिया की, ये मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा कुछ है,
मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, ठीक है, ऐसा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऐसे समझते हैं। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये लग रहा था इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स ताकि इसको एक्सपेंड किया जाए। तो मैं बता सकता हूँ जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है इट डिफाइन एज अ परपेंडिकुलर फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगा देंगे, वो हमें पता है, वही रिस्टोरिंग फोर्स हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हम लेते हैं, डिवाइड बाय कर देंगे क्रॉस सेक्शन, उसको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। अब हम बताते हैं एक केस में हमने देखा एक्सपेंड किया हमने बॉडी को, सेकंड केस हो सकता है ये मेरे पास इसी तरह यही बॉडी में ले रहा हूँ, इसकी लेंथ एल है, अब इसको मैं फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा हूँ, दोनों साइड इसको मैं चिपका रहा हूँ, ऐसे दबा रहा हूँ दोनों साइड से, अगर दोनों साइड से इसको फोर्स लगा रहा हूँ तो उसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ कम हो जाएगा, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। सो इसकी एल थी इनिशियल लेंथ, तो नई लेंथ इसकी सपोज हम एल बताते हैं, एल डैश बताते हैं, ठीक है ना, तो हम बता सकते हैं इतना इसके लेंथ के अंदर इतना चेंज आया, इतना लेंथ इसके अंदर कम हो गई, ठीक है। तो इस केस में हम बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कंप्रेशन, क्या हुआ कंप्रेशन हुआ, क्या हुआ कंप्रेशन हुआ। इसी को देखते हुए क्योंकि एक जगह एक्सपेंशन हुआ एक जगह कंप्रेशन हुआ, मैं बताता हूँ ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, ये जो मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में दो तरीके का कहता हूँ। सबसे पहला होता है एक्सपेंशन, या फिर उसको एक्सपेंशन को कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी। और दूसरा होता है मेरे पास कंप्रेशन, कंप्रेशन, दोनों को याद रखना है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ था, ये तो आप समझ आते हैं कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है, लेकिन आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ में कंफ्यूज होता है, स्ट्रेस में कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना ये जो एक्सपेंशन या फिर टेंसाइल स्ट्रेस हो दोनों सेम होता है। एट दीज आर द टाइप्स ऑफ व्हाट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक के अंदर एक्सपेंशन और एक के अंदर कंप्रेशन होता है। और ये क्या होता है, इट इज़ द रिस्टोरिंग परपेंडिकुलर रिस्टोरिंग फोर्स टू एरिया, एरिया के जो परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप जो हम देखेंगे इसको हम कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है अगर हम देखें किस रेस्पेक्ट में, अगर आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर इस फ्लूइड्स जो ये पॉइंट फ्लूइड लिखा है इसकी डेफिनेशन को अगर समझना हो, हम बताते हैं फ्लूइड डेफिनेशन फ्लूइड की, इट डज नॉट विथस्टैंड द शियर स्ट्रेस। अभी हम देखेंगे शियर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, उस चीज़ को अगर याद पड़ा तो उस चीज़ को हम ये देखेंगे फ्लूइड्स के ही अंदर, या फिर इसके अंदर ये लगा तो कर देंगे इसको भी कवर अप फ्लूइड्स की हेडिंग को, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस के अंदर हम बताते हैं सपोज मेरे पास ऐसी कोई बॉडी है, टेंजेंशियल से पढ़ रहा है याद को, टेंजेंट का काम होगा, हाँ बिल्कुल। अभी देख लेते कोई बॉडी है मेरे पास, सिलेंड्रिकल बॉडी है मेरे पास, इसका सपोज इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ मैं एल ले रहा हूँ, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं ए कह रहा हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, ये बॉडी नीचे से क्या बॉडी है, नीचे से मैं मान लेता हूँ फिक्सड है, ठीक है, इस तरह से फिक्सड बॉडी है, नीचे से कुछ नहीं है। अब मैंने एक परपेंडिकुलर ऐसे हम बता सकते हैं पैरेलल टू सरफेस मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, क्या किया, पैरेलल टू सरफेस मैंने फोर्स अप्लाई किया। अब इस बॉडी के अंदर कुछ चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे से फिक्स्ड है तो नीचे बॉडी ऐसी रहेगी। अब सपोज आपके पास एक बुक है, बुक जो होता है कुछ ऐसे होता है, हमें पता है बुक को अगर आप देखोगे ऐसे कुछ होता है बुक्स का, जहाँ से पेज हमारे पास प्रेजेंट होता है, अगर उसको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करोगे आप देखो उसके साथ होगा क्या। सो क्या होगा बॉडी के साथ, बॉडी कुछ इस तरह इसके साथ होगा, ठीक है। आप समझ अगर पाओगे, थोड़ा इमेजिन कर पाओगे, अगर मैं एक ही साइड से फोर्स लगाऊँ नीचे से फिक्सड रहेगा तो ऐसे कुछ बॉडी को होगा, ठीक है। तो इसके अंदर चेंज आ गया, कुछ चेंज आ गया, उस चेंज को मैं देता हूँ यहाँ पर नाम एक्स, ये डिस्टर्ब हो गया अपनी पोजीशन एक्स, लेंथ तो अपनी ही एल है, एल लेंथ लाएगा, और ये जो एंगल इस एंगल को मैं थीटा नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे रहना ये क्या है, फिक्सड है। और जो हमारे ये फ्लूइड्स होते हैं, ये फ्लूइड जो होते हैं ये डू नॉट विथस्टैंड शियर स्ट्रेस, उनके अंदर हो भी कैसे सकता है ना, बिल्कुल, क्योंकि पानी कंटिन्यूसली नीचे फ्लोट कर रहा होता है, उसको मल्टीपल लेयर से बना होता है। सो अगर ऊपर से उसको धक्का भी देंगे तो पूरा का पूरा पानी इस तरह समझ सकते हो कि आगे चला जाएगा, तो उसको उनके अंदर शेयर स्ट्रेस नहीं आ सकता। तो हम फ्लूइड्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट आर फ्लूइड्स, दीज आर विच डू नॉट विथस्टैंड अ शेयर स्ट्रेस, ओके बिल्कुल। तो मैं देख लिया बॉडी को कुछ ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे आगे समझते हैं, यहाँ पर जो ये फोर्स है ये कैसा लगा हम समझते हैं, ये एरिया के पैरेलल लगा, सही है ना। सो यहाँ पर ये जो फोर्स लगा है, ये जो फोर्स है व्हाट इट इज़ पैरेलल टू एरिया, इस वाले के अंदर परपेंडिकुलर लग रहा था फोर्स एरिया के, यहाँ पर लग रहा है पैरेलल टू एरिया, और हम बता सकते हैं इट इज टेंजेंशियल टू सरफेस,
जो सरफेस है, सरफेस के टेंजेंशियल में फोर्स लग रहा है। ये हमारा सरफेस होगा, कुछ इस तरह मान लेंगे, ऐसे सरफेस होगी, सरफेस के टेंजेंट में इस तरह फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लगा, समझ सकते हैं। अगर इतना भी याद नहीं रह रहा है, बस इतना याद रखो, शियर स्ट्रेस टेंजेंट जैसा फोर्स लग रहा है, ठीक है। टेंजेंट टेंजेंट होता है कि सपोज सर्कल है हमारा, एक पॉइंट पे टच होकर फोर्स लग रहा है, इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है, एक पॉइंट को टच होकर फोर्स लग रहा है इस तरह से, ठीक है। अगर आप विजुअलाइज कर पाओ, इस तरह फोर्स लग रहा है, तो हमें ऐसे देखने को मिला। तो हम इसका बता सकते हैं, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर शियर स्ट्रेस। वो बराबर होगा फोर्स पैरेलल कितना लग रहा है डिवाइडेड बाय एरिया, तो उसी को कहा जाता है हम शियर स्ट्रेस कहा जाता है। अब थर्ड टाइप जो है इसके अंदर, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्या है? वॉल्यूमेट्रिक या फिर बल्क स्ट्रेस को कहा जाता है, वॉल्यूमेट्रिक या फिर बल्क स्ट्रेस। इसके अंदर हम कहते हैं सपोज ये कोई बॉडी थी या फिर कोई ठीक है, कोई बॉडी थी, सपोज कर लेते इरेगुलर बॉडी थी कोई। अब इस इरेगुलर बॉडी का वॉल्यूम है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है, ठीक है। सपोज कोई मान लो कोई हमारे पास स्लाइम है, सपोज स्लाइम समझते हो बिल्कुल, या फिर कोई वाटर बोतल है, वाटर बकेट, मतलब वाटर जैसा ये क्या इसको बलून है, वाटर बलून है। अब उसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ साइड साइड से, तो शेप इस तरह अपना चेंज करते ही चला जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर ये छोटा बन जाएगा कुछ इस तरह से, इतना मैं फोर्स अप्लाई करता जाऊँगा। तो मैं इसी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी, मतलब चेंज इन प्रेशर कितना हुआ, ठीक है, चेंज प्रेशर में कितना चेंज आया, इसी को कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। बस नहीं, इसके अंदर हमें याद रखना है, ठीक है, ओके। अब अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो हम बता सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लेते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा, जिसमें नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, उसको कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक के अंदर फोर्स पर यूनिट, फोर्स ये वाला लिया जाता है। और ये फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर होगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हमारे पास आएगा, ठीक है, ओके। सो ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं, आपको बस इतना ही याद रखना, चेंज इन वॉल्यूम की वजह से स्ट्रेस आता है तो डेल्टा पी के बराबर हो। डेल्टा पी क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर एक चीज़ शायद आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता है, सर यहाँ पर हमने फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहा, सो यहाँ पर भी जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, यहाँ पर भी जो फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो उसको हमने प्रेशर क्यों नहीं कहा? इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा और करूँगा भी, ठीक है। कोई दिक्कत ये बात नहीं अगर वीडियो बड़ा लंबा हो जाए, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है, आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्रिएट। अगर हम देखेंगे व्हाट इज़ दिस प्रेशर, प्रेशर होता क्या? इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये फोर्स क्या होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल, फोर जो लग रहा होगा, ठीक है। और ये आइसोट्रॉपिक हम कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? आइसोट्रॉपिक। और परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो प्रेशर जो होता है उधर पे हम फोर्स पर एरिया के लिए जो फोर्स है परपेंडिकुलर होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बताएंगे सर यहाँ पर लेकिन फोर जो है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हमने क्यों नहीं कहा? सपोज एक बॉडी, उसको मैं एक ही साइड से फोर्स लगा रहा हूँ, तो एक ही जगह फोर्स लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर एक ही साइड से मतलब एक्सपेंड हो रहा है, दूसरे साइड से एक्सपेंड नहीं हो रहा, मतलब दूसरे साइड से फोर्स नहीं लग रहा है, एक ही साइड से फोर्स लग रहा है, तो हर किसी साइड से सेम फोर्स नहीं लग रहा है। वहीं अगर इस बॉडी की बात करूँ, सपोज इसको मैंने वो पानी के अंदर रखा, तो मैंने देख रहा हूँ ये जो वाटर का ये जो बलून है, वाटर के बलून को पानी के अंदर रखा, तो वो बलून को हर किसी तरफ से प्रेशर लगेगा, हर किसी तरह से परपेंडिकुलर साथ में इक्वल प्रेशर फोर्स लगेगा, तो उसी को हम प्रेशर करें, तभी हमने डेल्टा पी लिखा भी, क्योंकि चेंज इन प्रेशर होगा। पहले जो प्रेशर लग रहा था बाहर पी डैश होगा, अब अंदर जो प्रेशर लग रहा है पी, तो ओवरऑल पी डैश बाई पी हम बता सकते हैं डेल्टा पी के बराबर आएगा, ठीक है। नेगेटिव को भी एलिमिनेट करो, नेगेटिव साइन छोड़ा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं डेल्टा पी के अंदर, ठीक है। होगा पी डैश माइनस पी, पी डैश ले लो या बाहर वाला या अंदर वाला, वाटर के अंदर वाला फोर्स, ये ले लो बाहर वाटर के बाहर वाला प्रेशर या अंदर वाला प्रेशर, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देखा। अब बोलेंगे सर ठीक है, चलिए समझ आ गया कि यहाँ पर अगर एक ही साइड से लगाएंगे तो एक ही साइड से एक्सपेंशन हो रहा है, दूसरे साइड से फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब इक्वल फोर्स नहीं लग रहा है हर किसी साइड से, बिल्कुल सही। ये क्या होना चाहिए? आइसोट्रॉपिक फोर्स होना चाहिए। आइसोट्रॉपिक मतलब हर किसी साइड से फोर्स सेम इक्वल लगना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर तो लेकिन इक्वल हर किसी जगह से लग नहीं रहा है। शियर स्ट्रेस के अंदर अलग ही हो रहा है, इसके अंदर तो पैरेलल फोर्स लग रहा है सरफेस के या फिर एरिया के ही पैरेलल लग रहा है, तो इधर तो छोड़ दो, इधर पे पहला ही कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो इधर पे समझ आएगा हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के अंदर, ठीक है। सो चलिए, एक क्वेश्चन हमारे पास होता है, इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को ज़रूरी है तो इसलिए मैं इसको करवाऊंगा। सो ऐसी कोई बॉडी है सपोज कर लेते हैं, और इसको यहाँ पर हमने इस तरह फोर्स लगा दिया। अब हमें कहा जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बताओ किसके बराबर होगा, और सेकंड पार्ट कहा जा रहा है टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर
शेयर स्ट्रेस किसके बराबर होगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क आप कर सकते हो, 5 मिनट में दे रहा हूँ, मतलब आप वीडियो को पॉज करके 2-3 मिनट लेके सॉल्व कर दो। नहीं आ रहा है तो देखते कैसे करेंगे, ईजी है। सबसे पहला है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये बराबर होता है फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया तो हमें पता है ए है, लेकिन मसला यहाँ पर किस चीज़ का है कि हमें देखना है यहाँ पर कि परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा हो, क्योंकि अगर मैं इस फोर्स की बात करूँ सर, ये परपेंडिकुलर हमें इस सरफेस के अलॉन्ग निकालना है। ठीक है, वहीं से गिवन है, इस सरफेस के अलॉन्ग हमें निकालना है। ऐसी कोई बॉडी है, ठीक है, तो इधर पे फोर्स लग रहा है तो इस तरह वर्टिकल जैसा है कुछ, तो इसके अलॉन्ग तो एरिया तो इसका सरफेस एरिया ए ही रहेगा, कुछ भी हो जाए तो ए ही सरफेस एरिया है। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, अब फोर्स लग रहा है इसके ऊपर तो इसके परपेंड इसके कंपोनेंट निकाल सकते हैं। थीटा गिवन है तो इसके कंपोनेंट इस तरह बनेगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरह बनेगा। अब मसला है कौन सा क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या बनेगा, थीटा बनेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स और सरफेस पैरेलल है तो बीच में हमारे एंगल दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो थीटा बनेगा। तो यहाँ पर एफ कॉस थीटा बन जाएगा और यहाँ से एफ साइन थीटा बन जाएगा। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा, एफ साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं एफ साइन थीटा बाय एरिया। तो इससे हमारा टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस आ जाएगा। इसी तरह बी पार्ट करेंगे जिसके अंदर हम टेंजेंशियल निकालना है, जो होगा पी पैरेलल बाय फोर्स पैरेलल बाय एरिया कितना लग रहा है। अब पैरेलल फोर्स कौन सा है सरफेस के, दैट इज एफ कॉस थीटा, क्योंकि अब सरफेस हम इस तरह ले रहे हैं। तो सपोज इसका ए डैश में एरिया लेता हूँ, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ए इसका ए डैश हम एरिया लेते हैं तो ए डैश में रखता हूँ। ठीक है, ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा। इसी तरह जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा एफ कॉस थीटा बाई एरिया डैश। एरिया डैश कौन सा, ये वाला एरिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे एरिया डैश कुछ ऐसे, ये वाला एरिया डैश, ठीक है, एरिया ये होगा, ये थीटा है। हमें आंसर निकालना ए के टर्म्स में, इस वाले ए के टर्म्स में। ठीक है, तो दोनों के आंसर कैसे हम निकालेंगे, हम करेंगे ए डैश का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं हम, साइन थीटा बता सकते हैं, होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज ए डैश है। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकलेगा ए डैश निकलेगा ए बाई साइन थीटा, ए बाई साइन थीटा निकलेगा। तो यहाँ से हमारा सिग्मा एल जो है हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, जो एफ साइन थीटा था उसको डिवाइड बाई ए इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एफ साइन स्क्वायर थीटा बाई ए होगा। ठीक है, और दूसरा ये क्या, किसी इंक्लाइन पे फोर्स लग रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में ये इसका केस होगा, इस वाले केस में और टेंजेंशियल होगा एफ कॉस थीटा, ए डैश किसके बराबर है, ए इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो एफ बाई ए हो जाएगा। एफ बाई ए में क्या करूँगा मैं, यहाँ पर एक और चीज़ कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा होगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/2 ए रहा है। 2 कॉस थीटा साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा के बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हमारे पास वैल्यू आ गया। तो ये फाइनल इनकी आंसर से बड़ा फेमस क्वेश्चन हम बता सकते हैं, हर कोई करवाता है तो मैंने भी आपको करके दिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हम किस बॉडी को कहते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जो कंप्लीटली रिगेन करता है अपने शेप को, किसको, अपने शेप को, आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उसको कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, बस इतना ही था। इसी तरह नेक्स्ट होता है व्हाट इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी हमारे पास ऐसी बॉडी होती है जो अपनी शेप को रिगेन कुछ भी नहीं करती है। ठीक है, विच डू नॉट रिगेन their shape at all after removal external forces। तो अपनी शेप को रिगेन नहीं करते एवन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस को कहा जाता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट, एक ग्राफ हम देखने वाले, जो ग्राफ किसके बीच में होगा, पोटेंशियल एनर्जी दैट्स यू विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, उसको समझने से पहले हम बताते हैं, सपोज मेरे पास एक ये रॉड है, इस रॉड में मैं यहाँ से फोर्स लगा सकता हूँ और यहाँ से भी फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है,
अब इस रॉड के अंदर सपोज मान लेते हैं 200 एटम्स है, 200 एटम्स है, ठीक है। अब ये 200 एटम्स के बीच में एक एटम की बात करूँ तो एक एटम और लास्ट एटम की बात करूँ, इस वाले एटम और इस वाले एटम को ले सकते हो, किसी भी एटम को ले लो उसको, लेकिन फिक्सड रखना है हर किसी पे। तो 2 पॉइंट्स में लिए, 2 पॉइंट्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस देख लो R0 बोल रही है, क्या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, मतलब जब मैंने फोर्स अप्लाई किया ही नहीं है बॉडी पे, जब फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो जब हमारा एफ नेट कितना, जब हमारा फोर्स ही लग रहा है 0। अब जैसे ही मैंने इस बॉडी के ऊपर क्या किया, जैसे मैंने इस बॉडी को स्ट्रेच किया, तो फोर्स वापस लग रहा है, इस तरह से फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। जब बॉडी को मैंने किया स्ट्रेच, जैसे ही बॉडी को स्ट्रेच किया, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इस दौरान अगर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है तब आर जो होगा पार्टिकल बीच में डिस्टेंस जो स्ट्रेच की वजह से क्या हुआ होगा, ज़्यादा हुआ होगा R0 से, ठीक है। तब जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स उसके बाद लग रहा है, जैसे मैं फोर्स को छोड़ रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ रहा हूँ। अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो फोर्स हमारा नेगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसी तरह अगर बॉडी को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं कंप्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने बॉडी को कंप्रेस किया तो मुझे देखने को क्या मिल रहा है, बॉडी जैसी कंप्रेस अंदर की तरफ हो रही है तो फोर्स अब बाहर की तरफ लग रहा है। अगर फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ये जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, हम बताते हैं इस दौरान बताएंगे जो आर होगा वो लेस देन R0 होगा, क्योंकि जब बॉडी कंप्रेस हुई है बहुत ज़्यादा, कंप्रेस के दौरान डिस्टेंस जो पार्टिकल में कम हुआ होगा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल डिस्टेंस जो इक्विलिब्रियम पे थी। तो उस वक्त फोर्स जो लग रहा होगा रिपल्सिव लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ठीक है, बिल्कुल इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। अब इसी को देखते हुए हम बताते और एक चीज़ पहले कि जो हमारा फोर्स होता है वो क्या बराबर होता है, माइनस du/dt के बराबर होता है, माइनस ऑफ पोटेंशियल बाय टाइम के रेस्पेक्ट में के बराबर होता है, डिफरेंशिएशन के बराबर होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है नेगेटिव ऑफ स्लोप, अगर यू हमारा पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव स्लोप के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो एक मैं ग्राफ बनाऊंगा फिर उसको समझेंगे हम। अभी जो मैंने ग्राफ है u विथ रेस्पेक्ट टू r बनाया, इधर पे हम देखेंगे सबसे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे होगा। अब इस पॉइंट पे अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, जब u मिनिमम होता है तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो मुझे देखने को मिलेगा जो स्लोप है वो ज़ीरो होगा। स्लोप अगर ज़ीरो है तो मुझे पता है फोर्स मेरे पास है नेगेटिव ऑफ स्लोप, ठीक है, क्योंकि स्लोप ज़ीरो है तो फोर्स भी मेरा ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से इसका फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कब कंडीशन है, जब m ज़ीरो हो, फोर्स जब ज़ीरो हो, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन है जब बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स हम नहीं लगा रहे, तभी फोर्स के ऊपर ज़ीरो लग रहा हो। अब अगर मैंने देखा तो यहाँ पर फोर्स ज़ीरो लग रहा है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ की तरफ पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ रहा होगा, ओके, यहाँ से ऐसे पोटेंशियल घट रहा है फिर वापस बढ़ रहा है। अगर मैं इसका स्लोप कोई भी टेंजेंट लूँ, मैंने एक टेंजेंट लिया, अगर मैं देखूँ ये कितना एंगल बन रहा है, ये तो एंगल बन रहा होगा लगभग 0 से 90 के बीच में, ठीक है ना। ले लेते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री ले लेते हैं, तो हमारा स्लोप यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। तो फोर्स हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हमें अभी देखा कि जो हमारा फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ स्लोप होता है, क्योंकि स्लोप हमारी, या फिर हम बता सकते हैं एफ इज इक्वल माइनस ऑफ एम के बराबर, एम क्योंकि पॉजिटिव है तो हमारा फोर्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। फोर्स नेगेटिव किस केस में होता है, फोर्स नेगेटिव होता है जब हम करते हैं बॉडी को स्ट्रेच का मतलब जब उसका आर जो होता है ग्रेटर देन होता है R0, ठीक है ना, ये रहा आर इज ग्रेटर देन R0। यहाँ तक डिस्टेंस क्या थी, यहाँ तक जो डिस्टेंस थी वो थी R0, तो R0 से ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है तो फोर्स नेगेटिव लग रहा है, दैट इज़ रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, नेगेटिव होता है अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल। वहीं अगर इसके अपोजिट की बात करूँ मैं, यहाँ पर अगर मैं कोई स्लोप निकालने की कोशिश करूँ इसके रेस्पेक्ट में, तो मुझे देखने को क्या मिलेगा, थीटा, गलत बना दिया थोड़ा, इसको ऐसे करना था, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ये 90 से ज़्यादा एंगल बन रहा है, 90 से ज़्यादा एंगल बन रहा है, तो अगर मैं देखूँ ये स्लोप हमारा ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री, तो हमारा स्लोप क्या होगा यहाँ पर। अब सर नेगेटिव स्लोप हमारे यहाँ पर क्यों होगा, पहले वो समझते हैं, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर स्लोप हमारा नेगेटिव होगा, एम यहाँ पर हमारा नेगेटिव होगा, क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि अगर हम देखेंगे टैन की अगर 90 से ज़्यादा वैल्यूज़ बढ़ जाती है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव में चली जाती है, ठीक है, ओके। तभी चाहिए क्योंकि टैन थीटा से ही हमारा क्या मिलता है, स्लोप, ओके, बिल्कुल। अब मैंने बताया यहाँ पर फोर्स निकालेंगे वो नेगेटिव ऑफ स्लोप होगा, तो स्लोप हमारा अब नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस केस का, ये रिपल्सिव फोर्स होगा,
रिपल्स होगा तो उस केस में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही होगी, आर क्या होगी, लेस देन होगी आर नॉट, सही है ना। उस केस में क्या हमने किया था, कंप्रेस किया था, ठीक है, कंप्रेस किया था, ओके। तभी जाके ग्राफ कुछ ऐसे देखने को मिला। हो क्या रहा है पहले, अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल था सपोज बॉडी का, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट की बात करेंगे। अब जब हमने बॉडी को क्या किया, सबसे पहले हमने बॉडी को स्ट्रेच करवाया, क्या करवाया, स्ट्रेच करवाया। ये देख सकते हो स्ट्रेच हमने बता दिया इस केस में, जहाँ पर आर ग्रेटर देन आर नॉट हुआ। स्ट्रेच करवा रहे तो उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, कम करवा रहे तो वापस पोटेंशियल ज़ीरो हो रहा है। इसी तरह स्ट्रेच के अलावा अगर हम उसको कंप्रेस करवा रहे हैं तो तब भी उसका पोटेंशियल जो है बढ़ रहा है, ठीक है, बिल्कुल। सो बस यही था इस ग्राफ के अंदर, आपको ये याद रखना था कि स्लोप कब पॉजिटिव होगा वगैरह नेगेटिव कब हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है दैट इज स्ट्रेन। क्या होता है स्ट्रेन, उसको पढ़ने से पहले थोड़ा इसको एडजस्ट करेंगे हम इस डायग्राम को, ताकि हमारा यहाँ पर सारा मैसअप ना हो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा इसका कंप्लीट हुआ यहाँ से यहाँ तक। अब देख लेते हैं स्ट्रेन को थोड़ा, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी देखेंगे हम, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन की बात करें, इसको ई से हम डिनोट करते हैं इस वर्ड से। तो स्ट्रेन हमें बताते हैं चेंज इन डायमेंशन या कन्फिगरेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन। उसके अंदर हम देख रहे थे इस लेंथ के अंदर चेंज, या वॉल्यूम के अंदर चेंज, या फिर टेंजेंशियल के अंदर हम देख रहे थे चेंज, मतलब लेंथ ओवरऑल पे चेंज देख रहे थे, पोजिशन से कितना हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम बताते हैं चेंज इन डायमेंशन, change in dimension oblique configuration divided by original dimension oblique configuration। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, सबसे पहले और एक बताऊंगा, ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है यूनिट लेस ओब्लिक डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। उससे मुझे एक और चीज़ याद पड़ा, जो हमारा स्ट्रेस है उसका हमने यूनिट को डिफ़ाइन नहीं किया अच्छे तरीके। वैसे तो आपको पता ही होगा, स्टिल हम उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। सो इसकी यूनिट जो होगा, यूनिट किसके बराबर होगा, यूनिट होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन, ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास पास्कल्स के बराबर आ जाता है। क्या आ जाता है, पास्कल के बराबर आ जाता है। ओके, ख़त्म कहानी। तो इसका ऐसा यूनिट आ गया, ये क्या होगा, इसका ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट होगा इसका। इसी तरह इसका जो है ये होता है यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कहते हैं चेंज इन डायमेंशन। सपोज सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उससे समझेंगे हम ये किसके बराबर होता है, ठीक है। इसको ई एल से डिनोट करते हैं। सपोज ये बॉडी थी, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी। अब इसको मैंने खींचा, एक्सपेंशन किया, टेंसाइल स्ट्रेंथ लगा दिया, तो इसके अंदर एल डैश नई लेंथ आ गई। और जो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, ये जो एल डैश हो गया बराबर होगा एल प्लस डेल्टा एल, या फिर डेल्टा एल को हम कह सकते हैं एल डैश माइनस एल के बराबर होगा, ठीक है, बिल्कुल। अब जो सिग्मा ये ई एल के बराबर होगा, डैट इज स्ट्रेन, लॉन्ग स्ट्रेन होगा, ये बराबर होगा किसके, चेंज इन डेल्टा एल होगा। चेंज कितना है लेंथ में, डिवाइड बाई ओरिजिनल, दैट्स एल, इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास होगा इधर पे शेयर स्ट्रेन, क्या होगा, शेयर स्ट्रेन, ये भी आसान है, या फिर इसको कहेंगे हम टेंजेंशियल स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेन भी इसी तरह होगा हमारे पास, ई टेंजेंशियल कहेंगे, दैट इज चेंज कितना आया, ठीक है, चेंज कितना आया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अब चेंज को कैसे देखेंगे, वो हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर स्ट्रेस के अंदर हम देख रहे थे पैरेलल फोर्स कितना लग रहा था, ठीक है। और उधर पे देख रहे थे परपेंडिकुलर फोर्स। तो वो हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेन तो समझ आएगा, लेकिन शेयर स्ट्रेन को समझने के लिए पूरी की पूरी डायग्राम को हम पहले यहाँ पर कॉपी करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम बैठेंगे इसको सारा लिखने। इसको करेंगे कि यहाँ पर पेस्ट,
पेस्ट करेंगे, फिर हम करेंगे इसके ऊपर काम। अब यहाँ पर हम देखा फोर्स लगा दिया तो सेम काम हो रहा है, तो ई टी किसके बराबर होगा, चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन अंदर कितना चेंज आया, एक्स चेंज आया। यहाँ पर देख सकते हो ये एक्स इसके अंदर चेंज आया, ठीक है ना। तो एक्स इसके अंदर चेंज आया, और इसका जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल क्या था इसका, ओरिजिनल की लेंथ कैसे हम डिफाइन करते हैं, एक्स बाई एल। एक्स बाई एल हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा समझते हैं, फिर आप बताना। एक्स बाई एल हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास tan ऑफ थीटा, ठीक है। tan थीटा बन जाएगी, थीटा हमारे पास क्या साइन होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो अगर हम देखेंगे tan अगर हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये होगा बेस एल होगा, तो ये हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा ही तो हमें डिफाइन करेगा कि इसके अंदर कितना चेंज आया है। ये इतना चेंज आ गया इसके अंदर, tan थीटा चेंज आ गया, यहाँ से यहाँ की तरफ चला गया, यहाँ से यहाँ की तरफ चला गया। और ये जो थीटा होता है बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल होता है, तो अगर ये स्मॉल एंगल हो, जो थीटा होता है ये क्या होता है, स्मॉल एंगल होता है। तो हम बताते हैं थीटा जो होता है, ये जो हमारे पास tan थीटा होता है, ये नियरली किसके बराबर होता है, थीटा के। सो ई टी हमारे पास जो टीन शेयर स्ट्रेन होता है वो बराबर होता है एक्स बाय एल जो होता है बराबर थीटा के। तो एक्चुअली यहाँ पर थीटा हमारा डिफाइन होता है लॉन्गिट्यूडनल शेयर स्ट्रेन में। तो ये नहीं समझना एक्स बाय एल, एक्स से इतना यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा है, एक्स बाय एल कर रहा है डिफाइन, कितना चेंज हुआ, कितना एंगल में चेंज आया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जिसके अंदर इन्होंने बताया ये बॉडी था जिसके ऊपर टेंजेंशियल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लग रहा था। तो इसके इनिशियल कन्फिग्रेशन जो और न्यू कन्फिग्रेशन होगा उसको कहेंगे हम इनिशियल जो कन्फिग्रेशन, सपोज इसका इनिशियल वॉल्यूम वी था, अब चेंज हो गया वॉल्यूम के अंदर, तो ई वी हम इसको कहेंगे तो डेल्टा वी बाई वी के बराबर होगा कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन में कन्फ्यूजन नहीं हुआ, अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। स्ट्रेन हमें बताता है और चेंज कन्फिग्रेशन विथ रेस्पेक्ट ओरिजिनल में कितना उसके रेशो को कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल। आप एक और लॉ के बारे में पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ हमारा कहता है कि जो स्ट्रेस होता है, ये जो स्ट्रेस चीज़ है, ये स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। मतलब जितना ज़्यादा एक बॉडी के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन भी डेवलप होगा। तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई के बराबर, तो सिग्मा हमारे पास इज इक्वल टू के ई के बराबर। अब ये जो के कॉन्स्टेंट है, इस के का इस कॉन्स्टेंट का ऐसे नाम पता है, इट इज़ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी होता है, ये क्या होता है, इट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है। तो के हमने बताया इट इज़ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सिग्मा बाई ई के बराबर होगा हमारा कि इट इज़ अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हमें अगर कभी भी हमें बताया गया, बताओ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालो कि सपोज हम बताएंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है सर, लॉन्गिट्यूडनल होगा फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा डेल्टा एल बाई एल के बराबर। तो हमारा हो जाएगा एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, तो इसके बराबर आ जाएगा हमारे पास के ओवरऑल के का वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इनको तो हम अलग अलग चीज़ बताते, अलग अलग इनसे डिनोट करते, वो हम अभी देखेंगे, बस इतना बता रहा हूँ। सपोज अगर मैं मॉडुलस ऑफ इलास्ट, मतलब अगर मैं ये मॉडुलस ऑफ इलास्ट को डिफाइन करना होगा स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्हें यही जो हमारा के होता है ये तीन टाइप्स का होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइप्स हम बता सकते हैं क्या, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसके टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके, सबसे पहला होता है इसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। वाई हमें बताता है इट इज डिफाइंड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो मैंने अभी बताया, डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारे पास फोर्स बाय एरिया होगा, तो ये हो जाएगा एल बाई डेल्टा एल, जो मैंने अभी दिखाया आपको कुछ देर पहले ही, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट इज डेल्टा एल बाय, तो उल्टा हो जाएगा। तो वाई हमारे पास आएगा फोर्स परपेंडिकुलर बाय एरिया इंटू एल बाई डेल्टा एल के बराबर होगा, ठीक है।